Let us look at some examples to explain this concept further. So here is a chart where certain facts are explained and these facts are also mentioned on the right side. Let us look at both of them together. EFCO, a foreign company, is a manufacturer of software in USA. ये जो फॉरेन कंपनी है ये एक सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर करती है और ये यूएसए में बेस्ड है. It transferred the software to ICO, on which TDS has been deducted under section 195. इन्होंने एक सॉफ्टवेयर ट्रांसफ़र किया किसको? इंडियन कंपनी को. जब इंडियन कंपनी ने पेमेंट करी तो इन्होंने TDS डिडक्ट किया हुआ है. कौन से सेक्शन में? 195 में. Whether TDS liability would arise when ICO subsequently transfers such software without any modifications to another Indian company, ICO 1. अगर ये कंपनी आगे ये सॉफ्टवेयर ICO 1 को बेचती है तो क्या ICO 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो TDS काटे? अब ये दोनों कंपनियां इंडिया में ही हैं तो TDS कौन से सेक्शन में एप्लीकेबल होगा? 194J. So will ICO 1 be under a responsibility to deduct taxes? इस केस में जो अभी हमने सर्कुलर देखा था उसमें जब सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र होता है तो TDS से एग्जेम्पशन होती है प्रोवाइडेड कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो. पहली कंडीशन तो ये होती है कि जब इससे पहले सेल हुई थी उस पर TDS की विदहोल्डिंग होनी चाहिए. हमें यह बताया गया कि जब आइको ने एफको को पेमेंट किया तो उसने TDS काटा था 195 में, यानी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई. सेकेंड कंडीशन ये होती है कि जब आइको ने ICO 1 को ये सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र किया उस टाइम पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए. अगर मैं देखूं फैक्ट्स को तो इसमें लिखा हुआ है कि ICO सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर सच सॉफ्टवेयर विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस. बिना मॉडिफिकेशन के ट्रांसफ़र किया इसलिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई. अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं तब देयर वुड बी नो TDS विच वाज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बाय ICO 1. No TDS liability will arise on subsequent transfer of software to ICO 1 provided it obtains a declaration from ICO that tax has been deducted on software payment by ICO under section 195 along with the copy of PAN of ICO. कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. आपको सिर्फ एक एडिशनल प्रिकॉशन लेना है, वो ये कि आप एक डिक्लेरेशन ले लीजिए जिस कंपनी से आपने ये सॉफ्टवेयर खरीदा है. क्या डिक्लेरेशन? कि उसने ऑलरेडी टैक्स काट लिया 195 में, और उसके पैन की एक कॉपी ले लीजिए. पैन किसका? आइको का, फॉरेन कंपनी का नहीं. अब इसका एक छोटा सा वेरिएशन के साथ हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं. आइको इंडियन कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सॉफ्टवेयर इन इंडिया. अब ये जो कंपनी है ये इंडिया में ही है. इसने एक सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर किया. इट ट्रांसफर्ड सॉफ्टवेयर टू ICO 1 ऑन विच TDS हैज़ बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194J बाय ICO 1. ICO 1 ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा और उसने 194J में TDS काट दिया. Whether TDS liability would arise when ICO 1 subsequently transfers such software without any modifications to another Indian company, ICO 2. अब ICO 1 ने ICO 2 को subsequently ये सॉफ्टवेयर ट्रांसफ़र किया. इशू ये है कि इस पर TDS कटेगा या नहीं कटेगा. TDS ना काटने की दो कंडीशन क्या थी? जब ICO 1 ने ये खरीदा तब उसने TDS काटा हो, which is true. Second, there should not be any modification, which is also true. When both these conditions are satisfied, there will be no TDS provided there is a declaration which ICO 2, in order to get the benefit of exemption notification, ICO 2 needs to obtain a declaration from ICO 1. क्या? कि उसने टैक्स काट लिया है और उसके पैन नंबर की कॉपी. थर्ड केस, इसमें अगेन छोटा सा एक और वेरिएशन हमने लिया है. ICO 1 is a manufacturer of software in India. Same. It transferred software to ICO 1 on which TDS has been deducted. TDS काट लिया यानी कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई. Whether TDS liability would arise when ICO 1 subsequently transfers software after modification to another Indian company. अब चेंज किया है. TDS तो इन्होंने ये काट लिया, लेकिन जब इन्होंने सॉफ्टवेयर बेचा ICO 2 को
तब इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया। क्योंकि मॉडिफिकेशन कर दिया, हमारी कंडीशन ब्रीच हो गई। इसका मतलब एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आईको 2 जब आईको 1 को पेमेंट करेगा तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। दे विल हैव टू डिडक्ट टीडीएस। Benefit of exemption notification is available on subsequent transfer only when subsequent transfer is made without any modification. क्योंकि नहीं था इसलिए TDS liability would arise. Right? Let's look at another example. इस केस में क्या है, एक फॉरेन कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है और एक आईको 1 है. Facts. EFCO is a manufacturer of software in USA. Very good. It's a software manufacturer. It transferred software to ICO on which TDS has been deducted under section 195. यानी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, TDS इसमें काट लिया इन्होंने जब आईको ने फॉरेन कंपनी को पेमेंट किया. Whether TDS liability would arise when ICO subsequently transfers software after modification to another Indian company, ICO 1. एग्जाम्पल 3 और 4 में सिर्फ फर्क यही है कि वहां पर सेलर जो था एक इंडियन कंपनी थी, यहाँ पे एक फॉरेन कंपनी है. बट दोनों ही केसेस में आईको ने क्या किया, जो अब इस ट्रांजैक्शन का जिसमें हमें टीडीएस देखना है, उसने क्या किया, उसने सॉफ्टवेयर मॉडिफाई कर दिया. द मोमेंट यू डू अ मॉडिफिकेशन, द बेनिफिट ऑफ द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल. देयरफॉर आईको 1 हैज टू विदहोल्ड टैक्स व्हाइल मेकिंग द पेमेंट टू आईको. यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. यू कैन गो थ्रू इट. चलिए एक और वेरिएशन देखते हैं अब इसकी. इनकम टैक्स में एक्चुअली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक छोटा सा फैक्ट चेंज होता है और अचानक से जो कंक्लूजन है वो ख़त्म हो जाता है, पुराने वाला और नया वाला आ जाता है. आईको इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सॉफ्टवेयर इन इंडिया. ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं. इट ट्रांसफर्ड द सॉफ्टवेयर टू आईको 1 ऑन विच TDS हैज़ नॉट बिन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194J. जब इसने पेमेंट की, इसने TDS नहीं काटा. Whether TDS liability would arise when ICO 1 subsequently transfers the software to another Indian company, ICO 2. इस केस में तो आपकी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई. आपने जब पेमेंट किया तो आपने TDS तो काटा ही नहीं. जब आपने नहीं काटा तो ऑब्वियसली सब्सिक्वेंट वाले को काटना पड़ेगा. अब ये विद मॉडिफिकेशन है या विदाउट मॉडिफिकेशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पहली पेमेंट पे TDS नहीं कटा, इसलिए सेकेंड टाइम में आपको TDS काटना पड़ेगा. TDS liability would arise under section 194J on subsequent transfer of software. Benefit of exemption notification would not be available when tax has not been deducted under section 194J on any previous occasion. Another example, and I think you can guess what will be the change here. The foreign company, manufacturer of software in USA. ये कंपनी बाहर इंडिया के सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर करती है. इट ट्रांसफर द सॉफ्टवेयर ऑन विच TDS हैज नॉट बीन डिडक्टेड, नॉट बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 195. ऑब्वियसली अगर आपने यहाँ पेमेंट करते वक्त सॉफ्टवेयर पे TDS नहीं काटा है, देन सेकेंड टाइम में तो बेनिफिट मिलेगा ही नहीं. वेदर TDS लाइबिलिटी वुड अराइज व्हेन आईको सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर सॉफ्टवेयर टू अनदर इंडियन कंपनी? यस, इट विल. Because you did not deduct TDS when you had first purchased the software. चलिए अब एक लास्ट एग्जाम्पल देते हैं. EFCO is a manufacturer of software in USA. It transferred the software to ICO. एक फॉरेन कंपनी है, उसने इंडियन कंपनी को सॉफ्टवेयर ट्रांसफर किया. क्या TDS लाइबिलिटी होगी सेक्शन 195 में? एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड केस देख लेते हैं कि सिंपल केस जो है हमें डिफ़िकल्ट लग जा रहा है. इस केस में आप एक नॉन रेजिडेंट से एक सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं. ये तो सिंपल केस है कि ये रॉयल्टी की पेमेंट्स में क्लासिफाई हो जाएगा. एंड व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? द रीज़न फॉर दैट इज़, इस पर पहले तो कभी कोई TDS कटने का मतलब ही नहीं है. अगर TDS कटा ही नहीं है तो बेनिफिट एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का किस चीज़ का? In this case, software is directly acquired from the manufacturer and there is no previous transfer of software. Thus, the benefit of exemption notification would not be available. TDS liability would arise under section 195. However,
it would arise only when such payment falls within the definition of royalty given under the DTA between India and USA. एक्ट में सॉफ्टवेयर हो गया रॉयल्टी, लेकिन आपको एक बार ट्रीटी की डेफिनेशन भी देखनी पड़ेगी. अगर ट्रीटी में रॉयल्टी क्लासीफाई नहीं होता है तो इस पर फिर विदहोल्डिंग टैक्स नहीं होगा.